Yes, students, now voice is audible. हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे फटाफट से बताएंगे. Still not audible. फटाफट से बताओ बेटा. हाँ जी बेटा, आ रही है वॉइस? यस और नो? ऑलराइट. तो बेटा, जैसे कोई भी एंटिटी में जो लोग एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर वो बीमार ही पड़ते रहेंगे तो जिस चीज़ के लिए हमने उनको रखा हुआ है तो हम काम उनसे कैसे कराएंगे. किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि कोई एम्प्लॉय छुट्टी कर ले और कोई बात नहीं, हम उसकी सैलरी काट लेंगे और कंपनी खुश हो जाए. कंपनी कभी खुश नहीं होती बेटा आपकी सैलरी काट के. अगर उसको आपकी सैलरी काटनी होती तो उसने आपको एम्प्लॉय क्यों किया? फिर तो कुछ भी सैलरी नहीं देनी पड़ती. क्यों एम्प्लॉय किया? क्योंकि उसको आपसे काम करवाना है. और उनके बिजनेस का अगर इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, तो आप अक्सर बीमार पड़ते रहेंगे. इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बेटा, कॉर्पोरेट का जो इन्वायरमेंट रहता है वो बहुत हेल्दी होता है. वहाँ पर एक एयर प्यूरिफायर लगा होगा, शायद हम अपने घर पे भी नहीं लगाते. एयर कंडीशनर लगा होगा, हल्की सी गर्मी पड़ेगी सारी फैसिलिटीज तुम्हें मिलनी शुरू हो जाएगी. वाटर प्यूरिफायर होगा, हर एक चीज़ तुम्हें मिलेगी. तुम्हारे कंफर्ट का ध्यान रखेंगे ताकि तुम बीमार ना हो. ऑलराइट. लेकिन अगर तुम कभी भी किसी और रीजन की वजह से बीमार पड़ जाते हो तो वही कॉर्पोरेट तुम्हारे लिए क्या करवा के रखती है? मेडिकल इंश्योरेंस. द डे यू क्वालिफाइड यू स्टार्ट योर जॉब बेटा, पहले दिन से आपका मेडिकल इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाएगा. जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस कौन बियर करेगा? आपकी कंपनी बियर करेगी. सिमिलरली यहाँ पर भी एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, जहां पर किसकी पॉलिसी करवाई जाएगी? पार्टनर्स की पॉलिसी करवाई जाएगी. ओके, आइए इसको पढ़ते हैं. A partnership firm may decide to take a joint life insurance policy on the lives of all partners. जितने भी पार्टनर हैं उनकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए. सिक्योर इन द सेंस बेटा, लाइफ किसी को कोई बचा तो सकता नहीं. सिक्योर का मतलब जो उनके बाकी करीबी लोग होंगे, अगर कोई पार्टनर डाई कर जाता है तो उनको मॉनिटरी एक कंपनसेशन मिल जाएगा. ऑलराइट. The firm pays the premium and the amount of policies payable to the firm on the death of a partner. तो फर्म क्या करती है? प्रीमियम पे करती है. और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो इसका टोटल सम एश्योर्ड है वो भी किसको मिल जाएगा? वो फर्म को मिल जाएगा. या तो पार्टनर की डेथ हो तब, और एट द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, जो दोनों में से पहले हो जाता है. जरूरी नहीं है कि डेथ पे पैसा मिलता है बेटा. अगर वो पॉलिसी ही मैच्योर हो गई, 25 साल के लिए पॉलिसी थी, किसी पार्टनर को कुछ हुआ ही नहीं, जैसे ही 25 साल पूरे होंगे क्या होगा? वो पॉलिसी का अमाउंट उस फर्म को वापस मिल जाएगा. ऐसे बेटा एलआईसी ऑपरेट करती है हमारी कंट्री में. हम लोग प्रीमियम 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 देते रहते हैं और आफ्टर मैच्योरिटी हमें वो सारा पैसा विद सम बोनस वापस मिल जाता है. उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर इंश्योरेंस प्लान. इसी के अगेंस्ट एक और इंश्योरेंस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्म इंश्योरेंस प्लान. वहां पर क्या होता है? हाँ जी बेटा, पता है आप लोगों को कुछ ऐसा कि नहीं पता? आप में से किसी की इंश्योरेंस हुई है कि नहीं? फिर तो बेटा पता होना चाहिए. बाकी किसी की इंश्योरेंस नहीं है. हाँ बेटा, पता ही नहीं है ये भी कि सर पता तो है लेकिन इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता. ये भी नहीं पता हमारी इंश्योरेंस हुई है कि नहीं. घर वालों ने कराई है बेटा कोई इंश्योरेंस वगैरह? पक्का नहीं करवाई? कराई हुई है, ये तो पूछ रहा था बेटा पहले. हाँ जी, बाकी लोग कराई है कि नहीं कराई? पक्का पूछ लेना घर जाके, क्या पता कराई हो और तुम्हें ना बताओ. जैसे पूछ के सारे काम कराते हैं. क्यों? जैसे पूछेंगे नहीं तो काम नहीं होगा. तेरी इंश्योरेंस कराने के लिए उनको तेरे साइन होनी चाहिए. तेरे साइन के बिना भी हो जाएगी. तो फिर भी पूछते हैं. मतलब पक्का भरोसा है कि जो नहीं हुई तो वो नहीं हुई. चलो जी बेटा, तो आप समझते हैं थोड़ा सा इंश्योरेंस को. बेटा इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली एलआईसी की मैं बात करूं तो लाइफ के ऊपर दो तरीके का इंश्योरेंस प्लान देता है. सर कौन सा?
एक होता है रेगुलर इंश्योरेंस प्लान और दूसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। रेगुलर इंश्योरेंस में क्या होता है, जो भी आप मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली जो भी प्रीमियम दे रहे हैं, जो भी आपका बेटा एनुअल प्रीमियम एग्जांपल ले लेता हूं वो जा रहा है आफ्टर द फिक्स टर्म, जो भी है 25 साल की मान लेते हैं मेच्योरिटी है, अभी 2025 चल रहा है, आपने इंश्योरेंस करवाई 25 साल की, 2050 तक आपकी इंश्योरेंस चलेगी और आपको 2050 तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है जी, सब बढ़िया से चला, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अगर आपने रेगुलर इंश्योरेंस करवाई थी तो एनुअल प्रीमियम इनटू 25 आपने दिया होगा, बोलो हाँ, ये सारा का सारा पैसा आपको रिफंड हो जाएगा प्लस सम बोनस के साथ मैच्योरिटी के टाइम पे। और अगर मान लेते हैं किसी को 2050 से पहले ही भगवान ने बुला लिया तो बेटा क्या होगा, फिर उसको आगे के प्रीमियम नहीं देने, उसी डेट पे उनको पूरा सम एश्योर्ड मिल जाएगा। गवर्नमेंट यही होती है बेटा लाइफ इंश्योरेंस। और अगर आपने टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी करवाई है तो जो भी आप एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं ये बेटा क्या आपको वापस मिलेगा, ये जैसे ही एक साल खत्म हुआ उस साल का एनुअल प्रीमियम क्या हो गया, जीरो, अगले साल फिर क्या हो गया, जीरो। तो या तो तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हें पूरा सम एश्योर्ड तुम्हारी फैमिली वालों को मिल जाएगा, अगर कुछ नहीं होता तो इसका बेटा कुछ भी मैच्योरिटी पे अमाउंट नहीं मिलता। तो सर टर्म इंश्योरेंस कौन करवाएगा, सभी रेगुलर कराते होंगे। आप बेटा तीसरी बात सुन लो, अगर मान लेते हैं आपको सम एश्योर्ड चाहिए 1 करोड़ का, कि अगर आपको हो जाए कुछ तो 1 करोड़ रुपए मिले फैमिली वालों को, ऑलराइट। तो रेगुलर इंश्योरेंस का अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जो एनुअल प्रीमियम जाता होगा लेट्स से 50,000 रुपए, वही काम आपका टर्म इंश्योरेंस में होता होगा जस्ट बाय 5,000। बस 50,000 में ये है कि ये 50,000 आपके इकट्ठे होते जा रहे हैं और 25 साल के बाद 50,000 इंटू 25 प्लस सब बोनस भी आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो 5,000 इंटू 25 हो रहा है ये आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, ये तभी मिलेगा अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो 1 करोड़ मिलेगा, उसमें भी कुछ हो जाए तो 1 करोड़ मिलेगा, वो अमाउंट सेम ही है 1 करोड़ रुपए। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है और 25 साल सब सक्सेसफुली आप बिता देते हैं तो रेगुलर में 50,000 इंटू 25 साल प्लस बोनस मिलेगा और टर्म में कुछ भी नहीं मिलेगा। बात हो गई बेटा बिल्कुल क्लियर। अब बताओ लोग क्या करवाते होंगे, रेगुलर फिर टर्म, रेगुलर, और करवानी चाहिए क्या, करवानी भी रेगुलर चाहिए बेटा। रेगुलर करवाना सबसे बड़ी मूर्खता है, लेकिन इंडियंस को जब पैसा दिखता है कि आ जाएगा वापस, बस इसी वजह से वो रेगुलर करा देते हैं। 90% ऑफ द इंश्योरेंस इन इंडिया आर रेगुलर इंश्योरेंस, लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को ही बोल देते हैं कि तू तो घर बैठ, तुझे हम नहीं सोच सकते। आपने तो बेटा पढ़ा है मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जो 50,000 आप दे रहे हैं 25 साल के बाद 50,000 की वैल्यू कुछ नहीं बचेगी, बहुत ही कम बचेगी। और यहाँ पर आपका पैसा जीरो हो रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं, मान लेते हैं आपके पास हर साल 50,000 बचता तो होगा तभी आप इतना एनुअल प्रीमियम देने के लिए तैयार थे, और यहाँ पर आपका 5,000 जीरो हो गया और बाकी के जो 45,000 आपके बचे उसकी तो हमने बात ही नहीं की। अब बाकी के 45,000 रुपए कहीं पर भी जमा करा दो, सेफेस्ट ऑफ द सेफेस्ट आप बैंक में एफडी करवा दो बेटा, हर साल 45,000 की आप एफडी कराते रहो और 5,000 अपना जीरो कराते रहो। ऑन द अदर एंड वो आपको 50,000 का पूरा अमाउंट देंगे। जब 25 साल के बाद कॉर्पस बनेगा, टोटल अमाउंट बनेगा, ये 45,000 रुपए की एफडी से ही ये वे अबव बनेगा, आसपास भी नहीं, बहुत ज्यादा बनेगा, कंपाउंडिंग होगी बेटा इसमें, ये टोटल बहुत ज्यादा बन जाएगा। और यहाँ पर तो इस आपको अभी दिख रहा है कितना बनेगा, 50,000 इंटू 25 और 5% और ऊपर लगा लो। तो इसीलिए किसमें पैसा आपको ज्यादा मिलेगा, अगर आप टर्म इंश्योरेंस करें। हम लोग की गलती क्या होती है, हम इंश्योरेंस भी करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, और फाइनेंस का रूल होता है इंश्योरेंस एक अलग सब्जेक्ट है, इन्वेस्टमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, दोनों को मिलाओ मत, मिलाओगे तो नुकसान ही होगा बेटा। कोई भी चीज की अगर हम सर्विस लेते हैं, हम पैसे देते हैं, क्या हम ये बात में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति हमें पैसे वापस कर दे। आप यहाँ पर आए, आपने कोचिंग ली, आपको नॉलेज मिली, आपने फीस दी, कोर्स होने के बाद क्या चाहते हो कि फीस तुम्हें वापस मिले, नहीं, तुमने जो पे करा तुम्हें उसके लिए कंसिडरेशन में सर्विस मिल गई। लेकिन यहाँ पर हम ऐसी बात क्यों नहीं करते, यहाँ पर हम कहते हैं हमने इंश्योरेंस कराई, 50,000 दे रहे हैं और ये हमें वापस भी मिल जाए।
तो सामने वाली बेटा कंपनी बेवकूफ थोड़ी है कि वो कुछ नहीं कमाएगी। वो टाइम वैल्यू मनी में तुम्हारा सब कुछ लेके चली जाएगी, जो तुम्हें दिखेगा नहीं। तुम कहोगे मेरा तो सारा पैसा वापस ही आ गया, क्या टेंशन है। कि टाइम वैल्यू मनी कहता है कोई पैसा उसकी वैल्यू आज बहुत है, कल कुछ है, परसों और कुछ है, और उसके बाद कुछ भी नहीं। और यहाँ पर आपका 45,000 इतना ज्यादा ग्रो हो जाएगा कि वो इसके टोटल के आसपास भी नहीं होगा। और फिर भी मैंने बोला 90% लोग कौन सी इंश्योरेंस कराते हैं हमारी कंट्री में रेगुलर, क्योंकि इतना ज्ञान उनको कौन बांटे। हमारे कॉमर्स के बच्चों को भी ये चीज़ें नहीं पता, तो वो तो बेटा कुछ भी हो सकते हैं। नॉन कॉमर्स वाले, इवन बिना किसी फील्ड वाले, कुछ भी नहीं पढ़े कभी, ऐसी भी तो पॉपुलेशन है। तो ज्ञान बांटना इतना आसान नहीं है। 150 करोड़ की जनसंख्या को धीरे धीरे लोग समझेंगे, इसको मूव ऑन करेंगे। जबकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर बेटा कई कंपनीज तो ऐसी हैं वो ऑफर ही करें टर्म इंश्योरेंस। समझ में आ गया। अब बेटा यही कॉन्सेप्ट को जरा इस पे लगा लेना जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो या तो डेथ पे या मैच्योरिटी पे, जो दोनों में से पहले घटना घटेगी आपको पैसा मिल जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग सच अ पॉलिसी इज टू मिनिमाइज द फाइनेंशियल hardship on the event of death of a partner and paying large sum to deceased partner's legal representative or retirement। कह रहे पर्पस क्या है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का? पर्पस क्लियर है कि जब कोई पार्टनर की डेथ होती है तो बेटा उसकी फैमिली को पैसों की जरूरत होती है और उनको दिख रहा है आगे पैसा मिल भी नहीं पाएगा, तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो उनकी पेमेंट डिले ना करे कि अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, आपने इंश्योरेंस कराई होगी वहां से पैसा आएगा, कुछ पैसा तो आप उनकी फैमिली को उसी टाइम दे सकते हैं। उनके ऊपर जो हार्डशिप बीत रही है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जाती है, ताकि उनकी जो बाकी जो मेंबर्स हैं फैमिली के वो अच्छे से लाइफ अपनी जी पाए। क्योंकि ऑब्वियस की बात है अगर कोई फॉर्म में पार्टनर है तो वो वर्किंग एज का होगा, वर्किंग एज का होगा ऐसा नो, और उस पर कुछ डिपेंडेंसी भी होगी, उसकी वाइफ उस पर डिपेंडेंट हो सकती है, उसके बच्चे डिपेंडेंट हो सकते हैं, जिसकी स्कूल की पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई उनसे चल रही थी। तो एकदम से ये घटना घट जाए तो बहुत दिक्कत है, इसलिए पार्टनरशिप ऑफ पॉलिसी करा के रखती है कि उनकी फैमिली को थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन। बात समझ में आई ये सब? अब चलते हैं आगे। अब ये जो प्रीमियम पे होता है इसको कंपनी दो अलग अलग तरीके से कंसीडर करती है, जैसे मैंने आपके सामने भी बेटा दोनों प्लान बताए। तो मुझे बताओ ये जो हम लोग हर साल प्रीमियम देते हैं एनुअल प्रीमियम, ये रेगुलर वाला व्यक्ति इस एनुअल प्रीमियम को क्या मानता होगा? एक्सपेंस मानता होगा। बेटा एक्सपेंस आप उसको बोलते हैं जो एक टाइम के बाद गायब हो जाता है। आप अपने घर में जो आपकी मेड आती है उसको पैसे देते हैं साफ सफाई के, ठीक है जी, क्या वो पैसे आपको कभी रिफंड मिलेंगे? वही कर तो दिए तुम्हारा महीने का काम, उसके होगा पैसे, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? तो पैसे दे दिए, काम हो गया, एक्सपेंस खत्म। अगले महीने फ्री में काम करेगी या फिर पैसा मांगेगी? फिर पैसा मांगेगी, अगले महीने फिर मांगेगी। जैसे जैसे पैसा आप दे रहे हो वैसे वैसा वो काम करती जा रही है। तो एक्सपेंस तो बेटा हर एक महीने के बाद 2 महीने के बाद खत्म हो जाते हैं। क्या यहाँ पर बेटा मेरा 50,000 का जो एनुअल प्रीमियम है वो खत्म हो रहा है? तो यहाँ पर क्या मैं इसको एक्सपेंस मान सकता हूँ? नहीं, मैं डेफिनेशन ही गलत पढ़ रहा हूँ अकाउंट्स, ये एक्सपेंस हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा? ये होगा एसेट, क्योंकि ये फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, फ्यूचर में मुझे पैसे ला कर देगा। अब वो पैसे कम ला कर दे रहा है, उसकी वैल्यू कम है कि ज्यादा उसकी बात नहीं है, ला कर तो देगा। तो इस बेसिस से क्या बनेगा? एसेट बनेगा। और टर्म वाला जिसको मैं 5,000 रुपए दे रहा हूँ मेरी लाइफ इंश्योर करो और 1 साल के बाद मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा एक्सपेंस। इसलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी में प्रीमियम को 2 तरीके से अकाउंट फॉर किया जाता है। अगर तो फर्म उसको रेगुलर इंश्योरेंस में लेकर चल रही है तो वो क्या बन जाएगा? एसेट। और अगर वो टर्म इंश्योरेंस वाली है तो क्या बन जाएगा? एक्सपेंस, क्योंकि 1 साल के बाद वो हवा हो जाएगा बेटा खर्चा, वो आपको कुछ रिकवरी नहीं लाती। बात समझ में है? ये सब आगे बढ़ते। तो जब प्रीमियम पे को आपने एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया, ये एक्सपेंस तभी होगा जब वो टर्म इंश्योरेंस की तरह है। So in this case, premium is treated as an expense, and then it is closed every year by transferring to P&L। Expense कहाँ ट्रांसफर होता है year end में? P&L में। तो कह रहे हैं P&L में ट्रांसफर करेंगे। In case complete amount received from insurance company, और अगर आपको complete amount मिल गया, क्यों? Either on surrender of policy or on death of a partner, तो वो क्या बन जाएगा? गेन बन जाएगा। क्या बेटा हम एक्सपेंस से कभी पैसा आने की उम्मीद करते हैं?
तो नहीं करते कि वो एक्सपेंस हो गया तो जीरो हो गया। लेकिन अगर कभी भी हमें उसको एक्सपेंस मानने के बाद भी कुछ पैसा मिल जाए तो उस पैसे को क्या माना जाएगा कि वो गेन होगा। ठीक है जी, मैं एक्चुअल में ही बेटा कोई एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई तो पैसा आएगा, हम तो मान के चल ही नहीं देते, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, तो क्या हो जाएगा गेन। या फिर किसी कारणवश मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में फाइनेंशियल इशू आ गया और उन्होंने बेटा 10 साल का प्रीमियम दे रखा है और अब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और बोले हम आगे का प्रीमियम ना दे नहीं पाएंगे, हमको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म कर। अब उसके बाद कोई एक्सपायर ना हो, ऑब्वियस सी बात है हम पैसे लेने लायक भी नहीं बचे और हमको अपनी पॉलिसी भी खत्म करनी, हमने आपको 10 साल के हिसाब से कुछ पैसे दिए, क्या आपकी कुछ सरेंडर का पॉलिसी है? कुछ बेटा कंपनी की होती है, तो कंपनी का बेटा क्या कुछ गया अभी तक मुझे बताओ? क्या कंपनी अगर तुमसे साल के पैसे लेती है, क्या उसने तुम्हें कोई भी सर्विस दी? नहीं, बस बेटा एक स्टार्टिंग में बुकलेट देते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि आप इंश्योर्ड बन चुके हैं, मैं आपका इंश्योरर हूँ, क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, पॉलिसी है, वो बुकलेट आती है। उसकी कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा भी लगानी हो लगा लो 50-100 रुपए, उससे आप तो नहीं है ना बेटा कागज की कॉस्ट, और मैं तो तुम्हें 5-5 हजार रुपए दे दूं हर साल। तो इसमें ऑप्शन कभी कभी पॉलिसी देता है कि अगर आपको अपनी पॉलिसी बंद करवानी है किसी भी कारण से, सरेंडर करवानी है, तो हम आपको इतना अमाउंट देंगे जो आपके पे किए हुए अमाउंट के बहुत कम अमाउंट होता है। क्या बेटा हम लोग अगर मन करे तो एफडी भी कभी सरेंडर करा सकते हैं, बंद करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? तो कराएंगे अगर तो बैंक वाला ये बोलेगा नहीं जी तुमने तो 5 साल की एफडी बोली थी, अब तो 3 साल के बाद कह रहे हो कि मेरे को एफडी ब्रेक करानी है तो करा लो, मैं तुम्हें 1 भी रुपया नहीं दूंगा, ऐसा बोलता बेटा बैंक? ऐसा बोलता नहीं, कुछ पेनल्टी कटती है लेकिन आपको बाकी बैलेंस आपका वापस मिल जाता है। और बेटा वो भी ऐसा नहीं होता कि प्रिंसिपल से भी कम मिले, प्रिंसिपल तो पूरा ही मिलेगा, पेनल्टी कहाँ लगेगी? इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट अगर तुम्हारा मान लो 10,000 बनता होगा तो वही 6,000 मिलेगा, और 50,000 की तुम्हारी एफडी 50 और 6 56,000, जबकि बनता था 60, तो अपना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा और इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिल जाएगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पर जो सरेंडर होती है वैल्यू जितना आपने दिया होगा उसमें अच्छी खासी कट लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अमाउंट मिल सकता है कि गलती तो आपकी है ना, आपने कहा था 25 साल की इंश्योरेंस है, एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ओके कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ, आप भाग रहे हैं, कंपनी थोड़ी भाग रही है, तो जो भी उनका फॉर्मूला रहेगा उस बेसिस पे आपको सरेंडर अमाउंट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर डेथ हो गई तो पैसा मिलेगा, दोनों ही सूरत हाल में अगर पैसा मिले तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है गेन। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं जरा देखते हैं। अगर आप पेमेंट करेंगे प्रीमियम की तो क्या एंट्री होनी चाहिए? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है बेटा। तो एक्सपेंस का नाम क्या है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम डेबिट, ऐसे भी तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट लिखते हैं, ऐसा थोड़ा सा नाम अलग हो गया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम डेबिट, और टू बैंक क्योंकि पैसा चला, ये हो गई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की एंट्री। और इसके बाद बेटा हर एक एक्सपेंस कहां पर चला जाता है? एंड में P&L में, तो अगली एंट्री क्या होगी? P&L डेबिटेड टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। गॉट इट? क्लियर है बेटा दोनों एंट्री सबको? अब आगे चलते हैं, जब मैच्योरिटी होगी पॉलिसी की तब क्या एंट्री होगी? अगर तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दे ही दिया तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अदरवाइज बेटा ऐसा नहीं होता कि आज मैच्योरिटी हुई 11 अप्रैल को और शाम को आपके पास पैसा आ गया, नो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वर्क रहता है और उसके बाद वो चेक पोस्ट करते हैं आपके पोस्टल एड्रेस पे, फिर आप बेटा उस चेक को डालेंगे अपने बैंक अकाउंट में, तो कहीं ना कहीं हफ्ता 10 दिन लग जाता है। और मान लो मेरी 31 मार्च तक हफ्ता 10 दिन लग गया और पैसा नहीं आया, तो मैं क्या लिख दूंगा? इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी को डेटर दिखाऊंगा कि पैसे सैंक्शन हो गए हैं लेकिन आने वाले हैं, अभी आए नहीं, आ गए तो बैंक डेबिट और आने वाले हैं तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। और ये बेटा पैसा अल्टीमेटली किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा, ध्यान रखना। चाहे डेथ पार्टनर की हो तो भी इंश्योरेंस कंपनी सीधा उस डाइड पार्टनर के घर वालों को नहीं दे देगी। प्रीमियम किसने पे करा था? फर्म ने। तो बेटा पैसा मिलना भी पहले किसको चाहिए? फर्म को, और फिर फर्म उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देगी। बात समझ में आई सबको? ये है बेटा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगर उसको एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, तो तरीके बताए थे ना, यस, रेगुलर वाला अगर इंश्योरेंस। तो पहले हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो इसका क्वेश्चन करेंगे,
ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और फिर हम चलेंगे दूसरे पर। आओ जी, इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 189 पे। बेटा इनके अलावा देखो आपको टॉपिक में सारी चीजें वही मिलेंगी जो आपने बचपन में करी हैं और जो हम रिवाइज कर चुके हैं। जैसे कि इससे पहला क्वेश्चन आपको कुछ दिख भी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने कितनी बार बनाया होगा अपनी जिंदगी में, वही काम है। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, आइए बेटा पढ़ते हैं। रेड, व्हाइट एंड ब्लैक shared profit and losses in the ratio 5:3:2. They took out a joint life policy in 2011 for कितने रुपए की करीब 50,000। अब प्रीमियम ऑफ 3,000 being paid annually on 10th June, हर साल की 10 जून को 3,000 रुपए प्रीमियम जाता रहेगा। पॉलिसी है 50,000। The surrender value of the policy on 31 दिसंबर of various year was as follows। वो कह रहे हैं अगर तुमने पॉलिसी खुद से सरेंडर कर दी तो तुम्हें हर एक साल बाद कितना कितना रुपए मिलेगा वो हम तुम्हें बताते हैं। उन्होंने कहा 2011 में अगर तुम आ गए, मतलब एक प्रीमियम दिया और 11 के एंड में आ गए, तो तुम्हें मिलेगा कुछ भी नहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं पहले तो 3,000 रुपए फाइलिंग चार्जेस ये चार्ज वगैरह उसमें लग जाते हैं, इसलिए हम तुम्हें कुछ भी वापस नहीं करेंगे। ठीक है जी। अगर तुम आए 2012 में तो हम तुम्हें 900 रुपए देते। मैंने बोला अमाउंट बहुत कम मिलता है क्योंकि तुम सरेंडर कर रहे हो, इंश्योरेंस पॉलिसी तुम्हें नहीं बोल रही थी, और तुम आगे अगर कर ही नहीं पाओगे कंटिन्यू तो जो मिल रहा हो उतना तो ले लो। उसके बाद 2013 में बेटा रूपी का सिंबल है, कितना मिलेगा 2000, और 2014 में कितना मिलेगा, ये है बेटा 13,600। बात समझ में आ गई सबको? ये सो अच्छा 13,600 नहीं, इसको ठीक कर लो, ये है 3,600, वो भी रूपी का सिंबल। इतना ज्यादा अमाउंट नहीं हो सकता। बात समझ में आई बेटा? यस और नो? तो 3,600 तुम्हें मिलेगा अगर तुम क्या करते हो, पॉलिसी को खुद से क्लोज करवा देते हो। ब्लैक रिटायर हो जाता है 15 अप्रैल 2015 को, ब्लैक हो जाता है रिटायर। रिक्वायर्ड प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। जब ये लिखा होगा ना नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन, मतलब फर्म जीएलपी का अकाउंट नहीं बना रही। जीएलपी क्या है? एक एसेट है, तो वो एसेट का अकाउंट नहीं बना रही, मतलब वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्या मान रही है, वो एक्सपेंस मान रही है। और जब लिखा होगा कि फर्म मेंटेन जीएलपी अकाउंट, मतलब जीएलपी उनकी फर्म में एसेट की तरह दिखाई दे, या नो जीएलपी अकाउंट इज मेंटेन मतलब जीएलपी एक्सपेंस है, वो एसेट है ही नहीं। गॉट इट? तो अगर वो एसेट है ही नहीं तो जो हर साल हम प्रीमियम पे कर रहे हैं वो बेटा ईयर एंड में कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में, क्योंकि वो तो एक्सपेंस है। तो आइए देखते हैं क्या लेजर अकाउंट बने। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। क्या अकाउंट बनेगा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि उसने लेजर अकाउंट मांगा। अगर जनरल मांगता तो हमें पता है जनरल एंट्री क्या होती है। क्या होती है बेटा एंट्री? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और फिर क्या होगी दूसरी, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। बेटा बस यही हमको यहाँ पर एंट्रीज करनी, इन्हीं एंट्रीज को यहाँ पोस्ट करना। तो सबसे पहले प्रीमियम कब दिया गया? हाँ जी 10 जून को, 10 जून 2011 को, और हर साल प्रीमियम कितना देते हैं? 3,000। तो 10 जून 2011 टू बैंक कितना, 3,000, और 31 दिसंबर 11 बाय पीएनएल कितना, 3,000। उसके बाद 10 जून 2012 इसका भी प्रीमियम कितना दिया, 3,000, और 31 दिसंबर 2012 बाय पीएनएल कितना, 3,000। फिर 10 जून 2013 टू बैंक कितना, 3,000, और 31 दिसंबर 2013 बाय पीएनएल कितना, 3,000। उसके बाद 10 जून 2014 टू बैंक 3,000, और 31 दिसंबर 2014 बाय पीएनएल 3,000। बस यही तक हमने प्रीमियम दिया है। डन?
इसके बाद जो एक और अकाउंट कभी कभी क्वेश्चन मांग सकता है वो क्या है, अगेन टाइम पास अकाउंट P&L का। एंट्री तो हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है, बस इसको भी यहाँ पोस्ट करके दिखाना होता है और कुछ भी नहीं करना। 11, 12, 13, 14 में 3-3 हज़ार ट्रांसफर हुए तो एंट्री बनी P&L टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, शॉर्ट में लिख देते हैं टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम 3000। 31 दिसंबर 2012 फिर से टू JLPP 3000। 31 दिसंबर 2013 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम 3000 और 31 दिसंबर 2014 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम 3000। बस बेटा इतना सा। और हमने तो एसेट माना नहीं था इस केस में, तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ पैसा तो मिल गया क्योंकि हमने पॉलिसी बंद करवा दी। कितने रुपए मिले हमें? हाँ जी बेटा, 2014 को हमने लास्ट ये वाला सरेंडर कराया तो हमें कितने रुपए मिलेंगे? 3600 रुपए। तो इसके लिए बस हम लोग लास्ट अकाउंट बना देंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और ये 3600 बढ़ जाएंगे अमंग द पार्टनर्स। यही पढ़ा था, आइदर ऑन डेथ और ऑन सरेंडर जो भी पैसा मिले वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। और ये कब हुई बेटा? यहाँ पर डेथ 15 अप्रैल 15, और आप तो पॉलिसी बंद कर चुके हैं, रिटायर हो गया, डेथ हो गया, एक ही बात है। तो आपको लास्ट अमाउंट कितना मिलेगा? 3600। तो बाय बैंक 15 अप्रैल 2015 3600, और ये 3600 क्या है? सरेंडर वैल्यू। और ये 3600 रुपए किसको मिल जाएंगे? पार्टनर्स को, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? रेड, व्हाइट और ब्लैक, और 532 में प्रॉफिट शेयर। रेड, व्हाइट और ब्लैक 5:3:2। बताओ जी कितना कितना हो गया? हाँ जी, दैट्स इट बेटा। ये करना है आपको अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। डन। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। When premium is treated as an asset, जब प्रीमियम को हम क्या मानते हैं? एसेट मानते हैं। So in this method, insurance premium is first debited to life insurance policy account and bank account is credited। ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है। जब बेटा आप कोई एसेट बाय करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? मैंने ये मोबाइल फोन खरीदा, क्या एंट्री करूँ? मोबाइल फोन डेबिटेड टू बैंक। तो अब आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट है तो क्या एंट्री होगी? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू बैंक। ये तो बनती है बेटा एंट्री। जो एसेट आ गई, डेबिट वर्ड कम्स इन और बैंक बैलेंस चला गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एट द एंड ऑफ द ईयर, at the end of the year, the amount in excess of surrender value is treated as a loss। मतलब आपने बेटा कोई चीज खरीदी और आपको पता चल रहा है कि अगर मैं आज ही आज इसको बेच दूं, ये बेटा मैंने मोबाइल खरीदा मान लेते हैं 20,000 में, और मैंने पूछा उसी कंपनी से, जो उनका रेट चार्ट है उससे पता चला, या मैंने ऑनलाइन चेक करा कि ये फोन को अगर मैं एक्सचेंज करूंगा या इसको मैं बेच दूं तो कितने पैसे कंपनी दे रही है, तो रेट निकल के आया 15,000। तो मैंने इसका EMI, डेट ऑफ परचेज सब डाल दिया, तो रेट क्या आया? 15,000। तो मैं क्या फील करूंगा? मुझे कितने का फायदा नुकसान हुआ? 5,000 का नुकसान हुआ। मैं 20,000 देके आया, वो कह रहे हैं 15,000 वापस में देंगे। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं, मेरे 5,000 रुपए वैल्यू उन्होंने कम लगा। तो आपको हर ईयर की सरेंडर वैल्यू मिलती है, और जो आपकी उस लाइफ पॉलिसी का अमाउंट हो आपको उसको कंपेयर करना है एंड अकॉर्डिंगली गेन या लॉस कंप्यूट करना है। So it is treated as loss and transferred to P&L. In this case, the amount received from the insurance company in excess of surrender value, और अगर आपको उससे ज्यादा पैसा मिल गया जितनी surrender value थी, results in gain। तो क्या हो जाएगा? Gain at the time of receipt of the amount
विच इज टू बी ट्रांसफर टू, उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इट इज जस्ट लाइक जैसे हम किसी एसेट को बेच रहे हैं, क्योंकि एसेट बिकती है, एक्सपेंस कभी नहीं बिकता। एक्सपेंस कभी बेटा बिकता नहीं है, बिकता है कभी? तुमने मेरे से क्लास ली, एक्सपेंस तुमने इनकर किया, बेच दिया इसको, कोई नहीं बेच सकते। कोई चीज खरीदी होगी वही तो बेचोगे। ओके जी, एक्सपेंस कैन नेवर बी सोल्ड, एसेट कैन बी सोल्ड। तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि अगर एसेट हम बेचें तो हमें कितना रुपया मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा तो गेन, कम मिलेगा तो लॉस। आओ जी देखते हैं, अब इस ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या एंट्री करेंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन बिल्कुल यही है, बस उसमें रिक्वायरमेंट आता है। आप पढ़ लो बेटा, पूरा क्वेश्चन आपको सेम दिखेगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड। आपको मेंटेन करना है, मतलब यहाँ पर जीएलपी क्या होगी, एसेट होगी और ऑन सेंट्रल वैल्यू। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को और एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो अब हम लोग एसेट का अकाउंट बनाएंगे, तो एसेट का अकाउंट का मतलब कौन सा अकाउंट बनेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ओके जी, तो यस एवरीवन, सबसे पहले बताओ मैं कितना कितना रुपया पे कर रहा हूँ इस पॉलिसी के लिए। 3000 रुपये पे कर रहा हूँ बार बार। तो 10 जून 2011 टू में पहले मैं प्रीमियम की तरह पे करता था, अब मैं इसको एसेट की तरह पे कर रहा हूँ कि ये पैसा मुझे वापस मिलेगा, मेरा पैसा जुड़ रहा है। एक तरीके से मैं एसआईपी कर रहा हूँ। एसआईपी पता सब लोगों को, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन बेटा उसकी वैल्यू भी रोज चेंज होती है। अगर कोई इस टाइम अपने एसआईपी का टोटल देख रहा हो, मान लो उसने पिछले 8 महीने में 3-3 हजार जमा कराए, तो 24,000 तो जमा करा दिए, पर क्या वो आज सरेंडर कर दे तो क्या उसको 24 भी मिलते हुए दिख रहे होंगे? नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, बहुत डाउन है। 24 के बेटा 20 भी नहीं मिल रहे होंगे इस टाइम। पर व्हाट डज इट मीन, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट से उसको नुकसान ही होगा? नहीं। इस बेटा एसआईपी को जरा वो 1 साल 1.5 साल और आगे कर दे तो वो प्रॉफिट में आ जाए। ओके, तो हमने भी इंश्योरेंस कराई है लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर हम खुद भाग रहे हैं शॉर्ट टर्म में तब तो हमें नुकसान होगा ही होगा। तो 3000 का हमने प्रीमियम पे करा, और कंपनी क्या कहती है, अगर तुम अभी भाग जाओ मैं कितने रुपए दूंगी? कंपनी कहती है हम आपको देंगे नील, कुछ भी नहीं, भाग जाओ कर लो क्लोज, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें पहले साल के 3000 रुपए देकर कितने का नुकसान फील हो रहा है? 3000 का। तो देखो यहाँ 31 दिसंबर 11 बाय पी हैंडल, मतलब लॉस कितना? ओके जी, पहले साल के पूरे पैसे ही स्वाहा होगा बेटा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, अगले साल भी फिर इसी गम में हमको पेमेंट करवा दी कि कंटिन्यू करो, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, और हमने 3000 और पे कर दी। और अब दूसरे साल के बाद फिर हमारी हालत खराब हो गई। हमने पता लगवाया कि कितने रुपए मिलेंगे, बताओ जी कितने मिलेंगे? 900 रुपए बेटा मिलेंगे। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे अब कितने का नुकसान हुआ? 2100 रुपए का नुकसान हुआ। तो लिखो बाय पी हैंडल 2100 एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 900। डन। तो अगले साल की बात करें तो पहले तो पिछला भी बैलेंस पड़ा हुआ है 900 रुपए, कि 900 तो चलो हमें ये मिल जाएंगे, और हमने 3000 रुपए और लगा दिए, टू बैंक 3000। ठीक है जी, तो अब बताओ मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे? 2000। अब मिलेंगे मुझे कितने? 2000। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कितने का नुकसान होता हुआ? हाँ जी 1900 का, क्योंकि 3900 एक तरीके से मुझे मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल कितने रहे हैं? मुझे मिल रहे हैं सिर्फ 2000, तो मेरा 1900 का नुकसान हो रहा है। 31 दिसंबर 13 बाय पीएनएल 1900, और इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा?
टोटल हो गया 30। चलो जी, हमने सोचा अभी भी कोई फायदा नहीं है पॉलिसी बंद कराने का, तो टू बैलेंस प्रॉब्लम अभी तक सिर्फ 2000 मिलने की बात हो रही है। हमने कहा चलो हम लोग 3000 रुपये और लगा देते हैं, तो हमने 3000 और लगा दिए इस सोच में कि हमें 5000 तो मिल जाएगा। पर क्या 5000 दे रहे हैं वो, कितने दे रहे हैं 3600। तो बताओ बेटा आप कितने का नुकसान दे रहे हैं? 1400। लिखो यहाँ पे 31 दिसंबर 2014 बाय P&L 1400 का नुकसान, और जो वैल्यू मिलेगी भी तो कितनी 3600। ठीक है जी। इसके बाद हमने पॉलिसी को बंद ही करवा दिया, तो हमें अल्टीमेटली कितने मिलेंगे 3600 मिलेंगे, और ये अगले साल मिलेंगे क्योंकि वो अप्रैल 15 में एक्सपायर हो रहा है। तो 1 जनवरी 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3600, और कब रिटायर हो रहा है 15 अप्रैल 15 को, तो लास्ट सरेंडर वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी थी बाय बैंक, जो कि थी 36। डन। तो जो आखिरी सरेंडर वैल्यू थी उस डेट तक वो हमें यहाँ पर सरेंडर वैल्यू मिल जाए। हाँ जी, क्लियर है सब लोगों को, यस और नो? तो आइए बेटा इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है P&L अकाउंट। और बताओ बेटा P&L में क्या आएगा, जो एनुअली पे ऑफ कर रहे हैं और जितना आपका लॉस बन रहा है वही ट्रांसफर होगा, वो हम लोग निकाल भी चुके हैं। बताओ जी, सबसे पहले ईयर का नुकसान कितना? सबसे पहले ईयर का बेटा 3000 पूरे नुकसान था। P&L टू JLP नहीं बनी आपकी एंट्री, देखो टू JLP 3000 का नुकसान 31 दिसंबर 11 को। ओके, और यही हो गया बाय बैलेंस कैलेंडर। अगले साल कितने का नुकसान? ये देखो बेटा 3000, 2100, 1900, 1400। तो अगले ईयर के लिए टू JLP 2100 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2100, 31 दिसंबर 13 टू JLP 1900 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 1900, और आखिरी ईयर 31 दिसंबर 2014 टू JLP 1400 एंड बाय P&L बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 1400। दैट्स इट। क्लियर है बेटा, यस और नो? ओके। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है जो है सेपरेट लाइफ पॉलिसी का। अगर पॉलिसी पार्टनरशिप फर्म सेपरेटली पार्टनर्स के नाम पे करवाए और अलग अलग अमाउंट की भी वो चाहे तो करा सकती है। सर अलग अलग क्यों कराएगी? बेटा एक पार्टनर ने कैपिटल लगाई है 1 करोड़ रुपए की, बाकियों ने लगा रखी है 25-25 लाख की, उसका प्रॉफिट शेयर भी ज्यादा है। तो बेटा बताओ कौन सा पार्टनर ज्यादा वैल्यूएबल है? 1 करोड़ वाला। ऐसे बेटा आप भी एम्प्लॉय होंगे किसी कंपनी में, आपसे सीनियर एम्प्लॉय भी होंगे जो साल का 50 लाख का पैकेज ले रहे हैं, आपसे छोटे एम्प्लॉय भी होंगे जो 5 लाख पैकेज ले रहे हैं। तो क्या सबकी इंश्योरेंस सेम अमाउंट की करेगी कंपनी या अलग अलग अमाउंट की होगी? तो उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जितनी एनुअल सैलरी है उसका इतना परसेंट के आसपास का वो सम इंश्योर्ड आपका प्रीमियम करवाते हैं। ठीक है जी। तो अलग अलग अगर अमाउंट होगा तो ज्वाइंट पॉलिसी करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते, इसलिए क्या करानी पड़ेगी? सेपरेट लाइफ पॉलिसी। इसलिए ये नया कॉन्सेप्ट है।
तो पढ़ते हैं इसको। इंस्टेड ऑफ लाइफ पॉलिसी टेकन ज्वाइंटली on the name of firm, sometimes firms take policy separately by paying premium from the firm. करवा पॉलिसी अभी भी फर्म ही रही है और प्रीमियम अभी भी कौन देगी? फर्म ही देगी। और अगर कुछ अमाउंट मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी भी अमाउंट किसको देगी? फर्म को ही देगी। वो किसी पार्टनर को सीधा नहीं दे देगी। पॉलिसी फर्म ही करा रही है, लेकिन हम अलग अलग नाम पे करा रही है, अब ज्वाइंटली नहीं करा रही। इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट, retiring partner is entitled to surrender value of the life policy of all partner. जितनी भी लाइफ पॉलिसी होगी सारे पार्टनर की, उसकी सरेंडर वैल्यू का शेयर उस पर्टिकुलर पार्टनर को मिल जाएगा। देखते हैं किसे। बेटा 3 पार्टनर है, एग्जांपल है ए बी एंड सी, 3:1:1 में। ए के लिए पॉलिसी कराई 1 लाख की, बी की 2 लाख की और सी की 3 लाख। सरेंडर वैल्यू क्या है? ए की सरेंडर वैल्यू है 10,000, बी की इतनी, सी की। और क्या हुआ? अल्टीमेटली सी रिटायर हो गया, सी ने ले ली रिटायरमेंट, तो पॉलिसी को कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? पॉलिसी तो मतलब इकट्ठी बनती है, लेकिन उसका हेड वाइज स्प्लिटिंग कर देते हैं कि ए के नाम पे इतनी है, बी की इतनी है, सी की इतनी है। तो अगर आपका कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो बेटा उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपको पार्टनरशिप डीड नहीं बनानी पड़ेगी, इसलिए पुरानी पॉलिसी कोई भी काम नहीं है। तो अब तीनों पॉलिसियां बंद हो जाएंगी, तो कितना पैसा मिलेगा फर्म को वापस? बेटा रिटायरमेंट में कंपनी की तो गलती है नहीं, इंश्योरेंस कंपनी की, तुम रिटायर हुए तो कितना पैसा आएगा? 10,000 भी, 20,000 भी और 30 भी, टोटल कितना? 60,000। तो सी को कितना मिलेगा उसका शेयर? सो सी विल बी एंटाइटल्ड टू 1/5 ऑफ 60,000, मतलब की समझ में आ गया बेटा? 60,000 टोटल रिकवर होगा फर्म को,